A voltmeter with resistance 2500 ohm indicates a voltage of 125 volt in a circuit shown in a figure. What is the series resistance to be connected to voltmeter so that it indicates 100 volt? ठीक है, मैंने 125 वोल्ट की बैटरी लगाई है यहाँ पे, और ये जो वोल्ट मीटर है ये 2500 ओम का वोल्ट मीटर है, और ये पूछ रहे हैं कि इसके साथ सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि वोल्ट मीटर 100 वोल्ट मेजर करें। तो बहुत आराम से समझिए आप, जैसे मैंने कहा कि चलो वोल्ट मीटर के सीरीज में मैंने एक आर रेजिस्टेंस लगाया। अब वोल्ट मीटर अगर 100 वोल्ट मेजर कर रहा है तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 25 वोल्ट होगा, क्योंकि टोटल बैटरी 125 वोल्ट की है, और सीरीज में करंट सेम होता है। करंट सेम है तो वोल्टेज जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर वोल्टेज आपका 4:1 रेशियो में है तो रेजिस्टेंस भी आपका 4:1 रेशियो में होगा, यानी 2500 अपॉन आर का जो रेशियो होगा वो वोल्टेज का रेशियो होगा 100/25, और वो आपका आ रहा है 4:1। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई 2500 अपॉन 4, और वो आपकी मिलेगी 625 ओम। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगली सिचुएशन समझिए, इसमें एक वोल्ट मीटर है, ये 18 वोल्ट मेजर कर रहा है। ये जो वोल्ट मीटर है ये 18 वोल्ट कह रहा है, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 18 वोल्ट है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इस 50 ओम के अक्रॉस भी 18 वोल्ट होगा, इस वोल्ट मीटर के इस दोनों के अक्रॉस कितना होगा, 18 वोल्ट होगा। तो इस 24 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल 30 वोल्ट है, 18 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो गया, तो इसके अबाउट आएगा 12 वोल्ट। क्लियर है, 12 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। 24 ओम का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसका मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, तो इसमें हाफ एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक, तो इन दोनों में भी टोटल मिला के टोटल करंट कितनी जाएगी, इन दोनों के टोटल में भी, इन दोनों के टोटल में अगर देखूंगा तो पोटेंशियल तो 18 वोल्ट ही रहेगा, बट नेट करंट जो यहाँ से एंटर कर रही है वो हाफ एम्पियर है। तो हम इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कैसे, मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V = IR। पोटेंशियल ड्रॉप जो है टोटल वो 18 वोल्ट है, करंट जो टोटल जा रही है वो हाफ एम्पियर है, और जो रेजिस्टेंस टोटल होगा, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है तो पैरेलल में कितना होता है, तो पैरेलल में हो जाएगा 50 इंटू RB अपॉन 50 प्लस RV। ठीक, और इसको आप सॉल्व करोगे और आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा, और वो आंसर आपको मिलेगा आई थिंक डी पार्ट। बाकी आप खुद कैलकुलेट करके चेक करना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, खुद से चेक कैलकुलेट करना, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए खुद कैलकुलेट करना आप। इसमें सिचुएशन क्या है कि एमीटर की जो रीडिंग है, ये जो एमीटर है वो 2 एम्पियर रीड कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस आर के बारे में पूछ रही है, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, एमीटर यहाँ से जो रीड करेगा वो टोटल करंट मेजर करेगा, और टोटल करंट होगी नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ आपका 6 वोल्ट है, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 3 और 6 का पैरेलल में हो जाएगा 2 ओम, और 2 ओम के साथ आर सीरीज में, तो 2 प्लस आर नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, 2 प्लस आर। और करंट कितनी दी है, करंट दी है आपको 2 एम्पियर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आपका आएगा वो 1 ओम आ जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट, एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको ढंग से समझेंगे। इसमें 2 एमीटर हैं 1 और 2, दोनों के डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक का R1 ये अननोन, ये नोन है, और R2 अननोन है। 2 एमीटर हैं, ठीक है। इस तरह से एक एमीटर A1 है, 1 है एक एमीटर, A1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, और एक एमीटर जो है वो A2 है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। और कह रहे हैं इसमें ईच एमीटर हैज ए स्केल सच दैट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द निडल फ्रॉम जीरो इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डेविएशन होगा निडल का, कितना एंगल घूम गया, ये इससे पास होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी अगर इसका एंगुलर डेविएशन θ1 है और इसमें से करंट I1 फ्लो हो रही है, तो θ1 जो है वो I1 के प्रोपोर्शनल है, और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने मान लिया K1, तो ये बन गया K1 I1। इसी तरह से इसमें करंट अगर फ्लो हो रही हो I2 और इसका डिफ्लेक्शन जो हो वो हो θ2, तो θ2 I2 के प्रोपोर्शनल है, यानी θ2 इज प्रोपोर्शनल टू I2, तो θ2 इज इक्वल टू K2 I2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों का सेम नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि दोनों का प्रोपोर्शनली कांस्टेंट सेम है, ऐसा मेंशन नहीं किया, बट ये कहा कि प्रोपोर्शनल है। तो θ1 इज प्रोपोर्शनल टू I1, यानी θ1 इज इक्वल टू K1 I1 और θ2 इज इक्वल टू K2 I2। अब क्या करें, इनिशियली द एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। डायग्राम बनाते हैं। इनिशियल सेटअप ये है
कि दोनों एमीटर जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये A1 और ये A2। एक कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स है, EMF E मान देता हूँ मैं उसको, और डेविएशन ऑफ द निडल्स का डेविएशन अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो मेरे पास है, उसमें लिख कह रहे हैं कि θ1 और θ2 डेविएशन है। इसका डेविएशन θ1 है, इसका डेविएशन θ2 है। तो पहले आप ये बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी। करंट जो करंट फ्लो करेगी इसमें I, वो होगी नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2। ये करंट होगी, और ये करंट, इसका डिफ्लेक्शन θ1 है तो यही करंट हो जाएगी K1 θ1 के बराबर, और इसका डिफ्लेक्शन θ2 उसी करंट के लिए, तो यही करंट हो जाएगी आपकी K2 θ2 के बराबर। ठीक है, पहले इक्वेशन समझ में आई आपको। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं आगे कि अब इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और फिर इनके डेविएशन θ1 डैश और θ2 डैश हो जा रहे हैं। तो दूसरा डायग्राम बनाए फिर। अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये मान लिया आपने पहला एमीटर कनेक्ट किया A1, ये मान लिया आपने दूसरा एमीटर कनेक्ट किया A2, और पैरेलल में कनेक्ट करके ये EMF लगा दिया E। ठीक, तो अब इसमें जो करंट जाएगी वो अलग अलग होगी। इसमें I1 जाएगी, I1 की वैल्यू होगी E/R1, और इसमें करंट I2 जाएगी, I2 की वैल्यू होगी E/R2। तो I1 जो करंट होगी जिसकी वैल्यू होगी E/R1, तो वो आपका डिफ्लेक्शन θ1 डैश के प्रोपोर्शनल होगी, सो दैट इज K1 θ1 डैश। और इसमें से जो करंट जाएगी I2, यहाँ लिखता हूँ मैं I2, जिसकी वैल्यू होगी E/R2 के बराबर, I2 जो होगी E/R2 के बराबर होगी, और वो θ2 डैश उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी θ2 डैश के, दैट इज K2 θ2 डैश। अब आपको R1 R2 R1 कह रहे थे शायद इसमें दिया हुआ, R1 नोन है, R2 फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड कर दूं, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक, तो मुझे लगता है R2/R1 जो आपका आएगा वो आपका आएगा K1 अपॉन K2 टाइम्स θ1 प्राइम अपॉन θ2 प्राइम। अब K1 और K2 आपको नहीं दिया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने माने, तो हम वो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप K1 अपॉन K2 की वैल्यू सोचोगे तो वो θ2 अपॉन θ1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा θ2 अपॉन θ1 इंटू θ1 प्राइम अपॉन θ2 प्राइम। और आपको R2 अगर फाइंड करना है तो इसमें R1 से इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये R1 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बनेगा आपका R2। ठीक है, θ2 θ1 प्राइम अपॉन θ1 θ2 प्राइम। देखते हैं क्या आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो ऊपर था θ2 θ1 प्राइम अगर मुझे ढंग से याद है, और नीचे था θ1 θ2 प्राइम, तो मेरे हिसाब से आंसर बन जाएगा बी पार्ट। बाकी आप खुद चेक कर लेना कि हमने अभी पीछे क्या लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक एमीटर है जिसकी रेंज 1 एम्पियर है बिना शंट के, बेसिकली गैल्वेनोमीटर होगा वो एक। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर होगा, शंट आपने लगाया नहीं तो गैल्वेनोमीटर होगा, और जिसकी जो रेंज है मैक्सिमम करंट जो फ्लो कराएगा अपने अंदर से वो 1 एम्पियर है। अब आपको शंट यूज़ करके इसकी रेंज बढ़ानी है, तो मैंने कहा चलो इसकी रेंज बढ़ा के मैंने कर दी I0, और मैंने क्या लगाया पैरेलल में एक शंट। तो जैसे ही आप रेंज आपने करी I0, तो यहाँ से तो करंट 1 एम्पियर ही जाएगी, तो जो बची हुई करंट है I0 माइनस 1 वो शंट में से पास करेगी। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम कर देते हैं जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो 1 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया G, 1 इंटू G क्या है वो एमीटर रहे हैं, तो लेकिन बिना शंट के तो वो गैल्वेनोमीटर ही हुआ, इज इक्वल टू I0 माइनस 1 टाइम्स S। तो हमको शंट और I0 में ग्राफ बनाना है। ठीक, तो S को अगर हम इधर ले आएंगे तो G/S इज इक्वल टू बनेगा I0 प्लस I0 माइनस 1, 1 को भी इधर ले आओ तो 1 प्लस G/S इज इक्वल टू I0। ये आपकी रिलेशन बना, और अब हम जानने जा रहे हैं ग्राफ। तो इधर है आपका शंट और इधर है आपका I0। ठीक, अब जरा समझिए, शंट जितना छोटा होता जाता है रेंज उतनी ज़्यादा होती जाती है। तो शंट की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो रेंज जो होगी वो इन्फानाइट हो जाएगी, और शंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो रेंज कम होती जाएगी, और शंट की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते अगर इन्फाइनाइट कर दी तो रेंज 1 हो जाएगी आपकी। ठीक, तो रेंज जो है 1 से छोटी तो नहीं होगी, तो रेंज जो होगी 1 होगी कब, जब शंट होगा इन्फानाइट, और रेंज होगी इन्फानाइट जब शंट होगा 0। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, शंट जब इन्फानाइट होगा तो रेंज होगी 1, और जब शंट 0 होगा तो रेंज होगी इन्फानाइट। तो ये जो ग्राफ है इस तरह से जाएगा ऐसे। क्लियर?
तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें? तो ये क्यू वाला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आगे जाएगा इस तरह से 1 की तरफ पहुंचेगा ये। ठीक है, इस तरह से जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 15 ओम है और दो आइडेंटिकल वोल्ट मीटर लगाए हैं हमने, आइडेंटिकल हैं और आइडियल भी हैं। ठीक है, द टू आइडेंटिकल वोल्ट मीटर्स कैन बी कंसीडर्ड आइडियल। एक 10 ओम के अक्रॉस, एक 20 ओम के अक्रॉस, बीच में स्विच लगाएं। ठीक, अब कह रहे हैं लेट V1 एंड V1 डैश बी द रीडिंग ऑफ फर्स्ट वोल्ट मीटर व्हेन द स्विच इज ओपन एंड क्लोज। जब स्विच ओपन है तो V1 की रीडिंग जो है, वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग जो है वो V1 है, और जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो वो रीडिंग V1 डैश हो जा रही है। सिमिलरली V2 की रीडिंग भी ऐसे ही कह रहे हैं, जब स्विच ओपन है तो रीडिंग V2 है और जब क्लोज कर दे रहे हैं तो रीडिंग क्या हो जा रही है? V2 डैश हो जा रही है। तो कंपेयर करवा रहे हैं कि कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या सिचुएशन रही होगी। ठीक, तो देखिए, तो जैसे यहाँ से जो करंट जाएगी, वोल्ट मीटर तो आइडियल है तो वहाँ तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो करंट यहाँ से सारी पास करेगी इस तरह से। कितनी करंट पास करेगी? तो जो करंट होगी वो हो जाएगी 9 वोल्ट की बैटरी। टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का आ रहा है वो आपका 30 + 15 यानी 9/45 यानी 1/5 एम्पियर जो है वो करंट आ रही है। ठीक है, 1/5 एम्पियर क्या आ रही है? करंट आ रही है। अब अगर हमको जब सर्किट ओपन है और तब हमको फाइंड करना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो जरा पहले पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालें कितना होगा। तो 1/5 एम्पियर की करंट है, पूरी ब्रांच में 30 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना आएगा? 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो V1 और V2 की रीडिंग का जो टोटल सम होगा वो 6 वोल्ट ही आना चाहिए। ठीक है, V1 और V2 का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 6 वोल्ट आना चाहिए। और जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे, ठीक है, तब सिचुएशन क्या होगी? 10 ओम के अक्रॉस जो होगा वो V1 नापेगा, तो 10 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा तो वो V1 नापेगा, यानी V1 डैश की वैल्यू तो पता लग गई आपको कितनी होगी? 2 वोल्ट। और V2 जो नापेगा वो V2 डैश होगा, वो कितना नापेगा? तो वो नापेगा आपका 4 वोल्ट। ठीक है, तो जरा देखें V1 डैश कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। तो V1 डैश तो आपका हो गया 2 वोल्ट। ठीक, और V2 डैश कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो जब ये स्विच क्लोज हो गया तब आपको समझ में आ गया कि V1 डैश की रीडिंग आ गई 4 वोल्ट, V2 डैश की रीडिंग आ गई V1 डैश की रीडिंग आ गई 2 वोल्ट, V2 डैश की रीडिंग आ गई 4 वोल्ट। और जब ये स्विच ओपन होगा आपका, जब ये स्विच यहाँ से ओपन होगा तो V1 और V2 की जो टोटल रीडिंग होगी वो आपकी 6 वोल्ट होगी। अब दोनों ही अगर आइडियल हैं तो वो आधी आधी रीडिंग बांट लेंगे, यानी V1 भी 3 वोल्ट बताएगा और V2 भी कितना बताएगा? 3 वोल्ट। ठीक है, तो V1 भी 3 वोल्ट हो जाएगा और V2 भी कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। ठीक, ये थोड़ा स्पेशल बात है कि जब दोनों आइडियल हैं तो दोनों टोटल मिलके अगर 6 वोल्ट बता रहे हैं तो वो आधा आधा ही बांट लिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, 3-3 वोल्ट।